ओके, आज हम कंप्यूटर का दिमाग देखने वाले हैं। खाली देख सकते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी उतनी हिम्मत ही नहीं है हमारे दिमाग में कि उसको पढ़ सके, समझ सके इतना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिमाग है कंप्यूटर का? नहीं। क्या ये है? नहीं। तो ये है क्या फिर? ये है कैबिनेट और ये है मदरबोर्ड। तो सीपीयू कहाँ पे है? सीपीयू यहाँ पे है। सीपीयू को हम दूसरा नाम भी कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और एक नाम से ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये सिंबल से भी हम इसको नोट कर सकते हैं। तो ये सीपीयू होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। जब भी हम कोई इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सिंपली डायरेक्टली जाएगा प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू के अंदर। उसके बाद वहां पे प्रोसेस होने के बाद आउटपुट दिखाएगा। तो ये होता है मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसके अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि मेमोरी के लिए यूज होते हैं, और इसके अलावा होते हैं फिर डिफरेंट। ये जो आज के सीपीयूज होते हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर इसमें एक आईसी चिप में लगा होता है जिसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मॉस। ये जो आईसी है, इसमें मेमोरी होती है जो रजिस्टर्स की बनी होती है, और पेरिफेरल इंटरफेसेस अगर इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको भी हम इसी के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। तो माइक्रो कंट्रोलर्स या सिस्टम्स ऑन ए चिप। तो माइक्रो कंट्रोलर्स होता है क्या है? जिसमें हम इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी देते हैं, और मेमोरी भी उसके साथ अटैच्ड होती है। इसमें कुछ कंप्यूटर्स में मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं। उसका मतलब होता है एक ही चिप पे एक से ज्यादा कोर या एक से ज्यादा सीपीयूज लगे होते हैं। जैसे हम आजकल कहते हैं कोर i3 है, i5, i7, तो उसमें मल्टीपल कोर्स लगे होते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोसेस लगे होते हैं। अभी काम कैसे करता है? इसमें जो भी हम काम यहाँ से देते हैं वो 2 साइकिल्स में खत्म हो जाता है। पहला है इंस्ट्रक्शन साइकिल, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल 2 हिस्सों में हो जाता है। उसमें एक तो अब हम फैच करते हैं इसको कोड्स, और फिर उसके बाद भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहले सेटअप में मेमोरी से हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और वो कंट्रोल यूनिट में जाते हैं। कंट्रोल यूनिट दूसरे सेटअप में क्या करेगा? इन कमांड्स, ये जो इंस्ट्रक्शन है, इनको कन्वर्ट करेगा कमांड्स में। और तीसरे सेटअप में ये कमांड्स मिलती है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। उसके बाद जो वहां से रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा वापस मेमोरी के अंदर। इसके बाद जो पहला सेटअप अभी मैंने बोला, इसमें इंस्ट्रक्शन रिट्रीव होती है मेमोरी से, मतलब मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है और वो चली जाती है सीपीयू के अंदर। उसी को हम कहते हैं फैच, कोई भी चीज लेना। उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन इसको दी जाती है, इसमें लिखा होता है कि सीपीयू को करना क्या है। इसके बाद तो दूसरा सेटअप है डी कोड। अब वहां से जो इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिग्नल्स में, और उन्हीं सिग्नल्स को ये सेंड किया जाता है बाकी पार्ट्स तक। तो ये डी कोड में होता है। उसके बाद जब ये 2 स्टेप्स होते हैं, फिर ये जो इंस्ट्रक्शन वहां से आती है, फिर इसके सिग्नल्स कन्वर्ट बन जाते हैं, फिर उसके बाद काम होता है। तो उसी को जो भी लास्ट पे काम हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट स्टेप या एग्जीक्यूशन स्टेप। उसके बाद कंपोनेंट्स कितने हैं, इसके कितने पार्ट्स, हिस्से होते हैं। सबसे पहला पार्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग होती है। फिर है कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है थ्रू टाइमिंग सिग्नल्स, या और बहुत सारे सिग्नल्स इससे जनरेट हो जाती है। इसी तरह रजिस्टर्स होते हैं, तीसरा हिस्सा, जो टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज होता है विद इन। इसके बाद पहला पार्ट इसमें देखेंगे ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
ये दो चीजें करता है, एक तो अरिथमेटिक और बिट वाइज लॉजिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेशंस में ग्रेटर देन दो, अगर दो क्वांटिटीज होंगे तो वहां पे ये चेक करेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसी तरह इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है, या इसी तरह लॉजिकल ऑपरेशन में एंड और ऑपरेशंस यूज इसमें होते हैं। उसके बाद इसका जो इनपुट होता है उसमें ऑपरेंड्स इसको दिए जाते हैं। इसके अलावा जो पिछला ऑपरेशन होगा, अगर उसमें कोई कैरी फॉरवर्ड होगा या कुछ और इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा, वो भी इंफॉर्मेशन वहां से दी जाती है। इसके बाद एक कोड होता है कंट्रोल यूनिट से, जो अभी मैं बोल रहा था, तो वहां से इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो ऑपरेंड्स है, मतलब ये जो डेटा है, इन पे कौन सा काम इसको करना है। इसके बाद सेकंड यूनिट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीधी सी बात है, पूरे सिस्टम को, पूरे यूनिट को कंट्रोल करता है। ये बताता है कंप्यूटर की मेमोरी को और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। तो इन चार चीजों को ये बताता है कि आपको काम करना क्या है इन डिवाइसेस को। तो ये जो काम है ये जनरेट करता है टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स। उसके बाद लास्ट वाला हिस्सा जो है इसका रजिस्टर्स। रजिस्टर्स एक टेम्पोररी मेमोरी स्टोरेज होता है। तो ये वेरी करता है, ये एक प्रोसेसर में कम होंगी रजिस्टर्स, और ये मतलब अगर कोई नया प्रोसेसर होगा तो उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये प्रोसेसर्स अलग, ये जो प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स होते हैं इनके अलग अलग ये टाइप्स होते हैं। सबसे जो कॉमन इसमें यूज होते हैं वो होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड्स का मतलब है जिस डेटा पे काम होना है वो डेटा सबसे पहले मेन मेमोरी से, मतलब रैम से आके सीपीयू के एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाएगा। इसी तरह होता है डेटा रजिस्टर। ये एज ए बफर एक्ट करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान। इसका मतलब है जब रैम से कोई भी डेटा फैच हो जाएगा वो सबसे पहले डेटा रजिस्टर में जाएगा, फिर उसके बाद बाकी रजिस्टर्स में। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, उसका ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, कि कौन सा काम हमें उस डेटा पे करना है। जैसे अगर हमने वहां से दो नंबर्स दिए हैं 1 और 2, तो अगर हमें इन दो नंबर्स के दरमियान ऐड करना है तो वो जो ऐड वाला जो कोड है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सेव रहता है। उसके बाद है एड्रेस रजिस्टर। इसमें स्टोर होता है ऑपरेंड का एड्रेस, कि ऑपरेंड जो डेटा, ऑपरेंड मतलब डेटा जिस पे काम होना है वो किस जगह पे, किस लोकेशन पे, मेमोरी के किस लोकेशन पे, किस एड्रेस पे सेव है, उस एड्रेस का मतलब वो एड्रेस इस एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है। उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर होता है काउंटिंग के लिए, मतलब अगर इसके बाद दूसरा डेटा लाना है तो उस नेक्स्ट जो डेटा जिस पे काम हमें करना है उसका एड्रेस किस जगह पे है, उसका एड्रेस इस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में यूज। इसके बाद ये कंपोनेंट्स जो है ये काम कैसे करते हैं आपस में, ये काम करते हैं थ्रू पैरेलल वायर्स, जिनको हम कहते हैं बस। ये बसेस जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। अब इन बसेस के 3 टाइप्स होते हैं, एक एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस का काम होता है एड्रेसेस को ट्रांसफर करना, और डेटा बस को जब ये एड्रेसेस ट्रांसफर कंप्लीशन हो जाता है उसके बाद जो डेटा जिस पे काम होना है वो ट्रांसफर हो जाता है थ्रू डेटा बस। नॉर्मली ये दोनों कंबाइन होते हैं, एड्रेस बसेस और डेटा बसेस। उसके बाद है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस से जो कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करता है वो थ्रू कंट्रोल बस ट्रांसफर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए इतने सारे जो कंपोनेंट्स है, कैशे मेमोरी है, सीपीयू, रैम, जितने भी बाकी डिवाइसेस हैं, ये हर एक डिवाइस आपस में थ्रू बस कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो इसी बस में अभी तीनों चीजें एक ही बस में लगी होती है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस।
अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला आर्किटेक्चर कैसा होता है, मतलब ये 16 बिट का है, 32 बिट का है या 64 बिट का है, ये डिपेंड होता है प्रोसेसर पे। इससे इसकी स्पीड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मान लीजिए अगर 16 बिट होगा तो इसका मतलब है एक बार में ये सिर्फ 16 बिट ऑफ डेटा पे काम कर सकता है। इसी तरह 32 बिट सीपीयू वाला, उसमें एक साथ में 32 बिट्स पे काम हो जाता है। तो इसका मतलब जितने ज्यादा पर बिट्स इसमें होंगे उतना फास्ट इसमें काम हो जाता है। इसके बाद कोर्स कितने होते हैं, कोई सिंगल कोर होता है, कोई ड्यूअल कोर होता है जिसमें 2 कोर्स होते हैं, मतलब 2 प्रोसेसर्स होते हैं। इसी तरह क्वाड कोर में 4 होते हैं, हेक्स में 6 होते हैं, इसी तरह बाकी। तो इसमें आज के हम देखते हैं कोर i5, कोर i7, तो उसमें मल्टीपल कोर्स लगे होते हैं। इसी तरह इसकी स्पीड कितनी होती है, जिसको हम मेजर करते हैं मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। ठीक, अब जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो उतना फास्ट रहता है। ये पर सेकंड, पर एक सेकंड में कितने क्लॉक्स, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है उसमें, वो हम यहाँ पे इसका मेजरमेंट लेते हैं इस चीज से। उसके बाद सीपीयू में लास्ट कैरेक्टर कैशे मेमोरी इसमें है या अगर नहीं है, अगर है तो कितनी है और कितनी लेवल्स में है, लेवल 1 है, लेवल 2 है या लेवल 3। उसके बाद इंटेल के कुछ प्रोसेसर्स यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेसर आया था 4004 इंटेल से, जो 4 बिट था, मतलब ये एक बार में सिर्फ 4 बिट्स ऑफ डेटा पे काम करता था। उसके बाद 8080 आया, उसके बाद आया है 8085, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, 8086, 8788, ये सारे 8 बिट्स मतलब ये 8 बिट प्रोसेसर थे। उसके बाद 80286, 386, 486, ये 16 बिट में आए। उसके बाद ये जो पेंटियम की जनरेशन आई, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड, सेलेरॉन, पेंटियम थर्ड, पेंटियम एम, पेंटियम 4, इसी तरह पेंटियम डी, तो ये फिर 32 बिट्स में आए। उसके बाद डुअल कोर, कोर 2 ड्यूओ कोर, i3, i5, i7 और i9, ये फिर मल्टीपल कोर्स में आते हैं आज के दौर में। तो आजकल हम या तो हम कोर i3 भी इस्तेमाल करते हैं, i5 भी, i7 भी नॉर्मली हम यूज करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में बाकी दिनों की तरह, बाकी टॉपिक्स की तरह, आज का क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी विद रेस्पेक्ट टू रजिस्टर मेमोरी। आपको पीसी की फुल फॉर्म बतानी है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मेमोरी, रजिस्टर्स में जो मेमोरी होती है उसको मद्देनजर रखते हुए। और ये जो पीसी है इसका काम क्या है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।